हमारे यहाँ 5,62,000 करोड़ का कर्जा है। ये बड़ा कर्जा हम कह सकते हैं कि, और अब पहली कैबिनेट की बैठक में हमको पेट्रोल और डीजल पर पूरा राज्यों के पास वाले, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि हरियाणा, यूपी और इस तरह से मध्य प्रदेश के तीनों राज्यों में जिस तरह से 97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो ये पहला डिसीजन तो हमको कैबिनेट में यही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पहली बैठक में ये फैसला करेंगे। हाँ, फैसला 107 रुपए उन्होंने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल का दाम सारा बहुत ज्यादा है, ज्यादा सबसे ज्यादा। तो ये फैसला अगर मुख्यमंत्री जी करेंगे, भजन लाल जी करेंगे भी निश्चित रूप से, तो अब हमारे राज्य में पैसा कहाँ से आएगा, ये तो एक समस्या खड़ी होगी। और देखिएगा मौजूदा स्थिति में, हम आज की स्थिति में देखिएगा, चिरंजीवी योजना चल रही थी, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे। स्थिति कभी भयंकर स्थिति बनी हुई है। RUHS जैसे सरकारी कर्मचारियों के लागू किया। अब आयुष्मान योजना तो आप 1 साल बाद ही लागू कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रीमियम अगर भर रखा है तो उस योजना को तो चलाना पड़ेगा, बाद में आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन जिस प्रकार की देखिएगा कि एक और चुनौती है कि आपको भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपने घोषणा की SIT के गठन करने की बात कही है। तो SIT का गठन लोकसभा चुनाव से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको संदेश देने का काम दोनों चीजों देना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है। देखिए, लोकसभा का चुनाव वसुंधरा जी के कारण से नहीं जीता जाएगा। जब विधानसभा का चुनाव भी वसुंधरा जी को नहीं फ्री हैंड दिया गया कि आप अपना प्रचार करो और जीतो, और इस बार पहली बार मैंने देखा कि वसुंधरा जी अपने लोगों तक प्रचार करने गई, दूसरे के लोगों को प्रचार करने नहीं गई। ये पहली बार देखने को मिला। तो जब देखिए, चैलेंज करके मोदी जी ने कहा था कि हम रखेंगे तो सही आपको, लेकिन वो चीज नहीं देंगे जो आप सोच रही हो। और जिस प्रकार से उन्होंने दिखावा किया कि भाई मेरे पास इतने 70 विधायक मिलने आ चुके और सारी बातें हो गई, तो ये सब बातें अंकित करती है कि आप किस प्रकार का माहौल देना चाहते थे। प्रधानमंत्री और अमित शाह की रणनीति में 2018 में वसुंधरा जी अपनी सरकार को बचा पाने में सक्षम नहीं हुई थी। ये संगठन के महामंत्री थे। जब भी संगठन के महामंत्री के रूप में देखा कि सरकार के रहते हुए कैसे चुनाव हारा, और सरकार का नहीं रहते हुए चुनाव जीतने की नीति में भी ये शामिल थे, और अभी तो ये उपाध्यक्ष बन गए। तो जो, और देखिएगा कि हमारी जो महत्वपूर्ण बैठकें होती थी उसमें ये मौजूद रह करके निश्चित रूप से अमित शाह और JP नड्डा के करीब होने के कारण सूचनाएं वहां तक भेजने का काम किया है इन्होंने। और देखिए, आज भी जिस तरह से JP नड्डा की तो बात नहीं करता मैंने, अमित शाह ने गुजरात के कई लोगों को कितना बड़ा बनाया। और देखिए, हमारे राजस्थान के लोगों को, ओम बिरला को अगर ढूंढ कर ले जाने का काम किया तो किसने किया? अमित शाह ने किया। अमित शाह ने बहुत सारे लोगों को, इतने ऐसे छोटे छोटे लोगों को इतना बड़ा कुछ बना दिया। तो देखिएगा, आज आपकी राज्यपाल है वो कहाँ से आती है? वो भी तो वहीं से आई थी। मोदी जी की जो उत्तराधिकारी बनी थी, उसके बाद वो आपके यहाँ ले आए, क्योंकि मोदी जी आपके यहाँ जो योगी जी की सारे चीजों को रखवाला और कान में सुनने की बात करने की जानकारी देने वाली तो है आपकी राज्यपाल, देती भी होंगी हालांकि निश्चित रूप से। कहते हैं कि आनंदीबेन के और अमित शाह जी के नहीं, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं अमित है। शाह और उनके बीच में संबंध, अमित शाह डरते हैं तो आनंदीबेन से डरते हैं। वो तो मैं तो अमित शाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। आपके नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में तो है आनंदीबेन। और देखिए, हाँ, आनंदीबेन को खुद उनके तो दायित्व, विश्वास पात्र हैं वो, बिल्कुल। अरे वो खुद जब अगर प्रधानमंत्री बने थे तो कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी बना के आता है तो कमजोर को नहीं बनाता है। वो जानते थे कि अमित शाह को तो बाद में लाऊंगा मैं, फिर उसके बाद ही तो देखिए उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने के लिए सुनील बंसल और ये दोनों लगे थे ना, और हमारे ओम माथुर भी आए थे। तो जिस प्रकार राजस्थान निश्चित रूप से आपके प्रदेश को बहुत कुछ देता है, और अशोक गहलोत ने भी बहुत दिन तक राजनीति की, तो आपके यहाँ की ना पूरी पूरी सारे के सारे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और हमारा नाता पुराना है, और ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश को नहीं पहचानते, उत्तर प्रदेश हमको नहीं पहचानता। ये तो क्योंकि ब्रज के इस क्षेत्र के व्यक्ति बने हैं, तो निश्चित रूप से आपका तो बिल्कुल नजदीकापन है। भरतपुर और यूपी में तो कोई ज्यादा 18 किलोमीटर का अंतर है, खाली केवल थोड़ा सा दूर है, उसके बाद आ जाता है ब्रज का क्षेत्र। तो निश्चित रूप से हमारा आपका संबंध अच्छा रहे बने। और देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सफल हो। और हाँ, क्योंकि जो कर्जा और जो स्थितियां आज है हमारे राजस्थान में, निश्चित रूप से अभी सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। जो हमने इसके देखिएगा, OPS लागू तो कर दी थी, लेकिन केंद्र से हम 45 लाख करोड़ लेके नहीं आ पाए थे। लेकिन ये भाई, इनका 1,000 करोड़ रुपया हमारे पास इकट्ठा हुआ, हमने उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह कर लिया। तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी नए बने हैं, तो देखिएगा निश्चित रूप से नया चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ बनने वाला है, क्योंकि 31 दिसंबर को उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनका 6 महीने बताया था अशोक जी ने, वो पूरा हो जाएगा।
उसके बाद नए हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे, इसमें से 3 व्यक्तियों का नाम है। एक सुधांशु पंत है जो लखनऊ के रहने वाले हो, आपको भी पता हो, वो सुधांशु जी पंत जी। आईएएस लखनऊ से है। और उसके अलावा अगर बात करें दूसरे व्यक्ति करें तो रोहित कुमार सिंह है, वो भी यूपी से, बनारस के रहने वाले हैं, तो वो भी यूपी से। और तीसरा है संजय मल्होत्रा, वो निश्चित रूप से कहीं और के होंगे। तो संजय मल्होत्रा जो फाइनेंस में काम करने वाले हैं, उनको ला करके मुझे लगता है कि वो बना सकते हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है तो संजय मल्होत्रा को हो सकता हो उनको ला करके दिया जाए, क्योंकि अब हम राजपूत को या किसी और को बनाएंगे तो, पंथ को बनाएंगे तो एक जातिवाद का भी थोड़ा ढेरा लग जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनको लाकर, और मुख्य सचिव भी बदला जाएगा, और क्या डीजीपी भी बदला जाएगा, वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को रिप्लेस करेगा। नहीं, और मुख्य सचिव और डीजीपी तो नॉर्मली बदले ही जाते हैं, जब बदलते ही सरकार हैं। बदलती है तो बदलते ही हैं। नहीं, और कई बार क्या है कि विधानसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव तक नहीं बदले, क्योंकि हमारा टाइम ही पूरा हो रहा है। 31 दिसंबर को टाइम पूरा हो रहा है। हमारे यहाँ से जो गए थे दुखी होकर के, जल जीवन मिशन से दुखी होकर के सुधांशु पंत गए थे, कि मानी नहीं थी बात, वो वहां गए थे। तो अब देखिएगा जो जांच का दायरा, अब देखिए मैं तो मान के चला पहली कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल का भाव कम हो जाएगा और एसआईटी का गठन होकर के निश्चित तौर पर वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई कोर्ट करेगा, हम केवल उनको बना करके जी दे जी देंगे। जी लेकिन जी जी। एक्ट के तहत एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये माथुर आयोग की तरह नहीं बननी चाहिए। पहले माथुर आयोग बना था, बिना एक्ट के बना दिया, हाईकोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। तो एसआईटी का गठन भी हो तो एक्ट के तहत हो, विधानसभा में प्रस्ताव ला करके ढंग से किया जाए, तो फिर जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं, जिस तरह के सारी चीजें सामने आई थी, वो सामने आना चाहिए, फिर हकीकत सामने आना चाहिए। फिर आपको बिल्कुल ये डरना नहीं बिल्कुल। चाहिए कि हमारा क्या होगा। आपका वही होगा जो सच्चाई सामने ला करके जनता को बताने का प्रयास करोगे। मेरे ख्याल से श्याम जी ने अनेक जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, वित्तीय जो कठिनाइयां हैं, कि पैसे की दिक्कत आएगी, पेट्रोल के दाम अगर कम करेंगे, चिरंजीवी योजना का है मामला, और इसके अलावा ये ओपीएस है जो पेंशन वाला मामला है। तो इस तरह से कि खजाना खाली है और पैसे की बहुत जरूरत है। एक तो ये वित्तीय चुनौती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पिछली बार 25 में से 25 जो लोकसभा सदस्य जीत के गए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो होगी नए मुख्यमंत्री की, वो राजनीतिक चुनौती होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस राजनीतिक चुनौती का वो मुकाबला कैसे करेंगे, या ये सब मोदी जी की जिम्मेदारी है? मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप ही करिए। मतलब नहीं, राजनीतिक चुनौतियां क्या होंगी इस समय? जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने, उनकी वित्तीय चुनौतियां तो कई हैं, बताई श्याम जी ने, लेकिन इनकी राजनीतिक चुनौतियां क्या होंगी इस समय? चुनौतियां तो राजस्थान के सामने कई है। सबसे बड़ी चुनौती तो जैसे कि उन्होंने बताया भी श्याम जी ने, आर्थिक व्यवस्था को इसको पटरी पर लाना। राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है और गहलोत सरकार ने लास्ट के 6 महीने में पैसे को काफी है, जो एक तरह से बहुत, या कह सकते जनता की भाषा में, लुटाया है अपने वोट बैंक वोट के लिए। किस तरह चुनाव जीता जाए, उनका एकमात्र ध्येय ये रहा कि हम चुनाव कैसे जीते। तो 5-6 महीने उन्होंने यही काम किए, भाई हम ये बांटेंगे, आपको मोबाइल बांटेंगे। फिर उन्होंने फूड पैकेट बांटे लोगों को, लेकिन उन फूड पैकेट का भी घोटाला सामने आ गया, किस तरह का उसमें सामान जो निकला, लोग वो सारा नेगेटिव चले गया। तो दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति, राजस्थान की कानून व्यवस्था स्थिति इतनी बिगड़ गई है। कोई जमाने में इस मामले में यूपी की चर्चा होती थी कि यूपी में, बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अब वो राजस्थान की चर्चा होने लगी है कि राज्य में रोज आए दिन लूट, बलात्कार, मर्डर, यहाँ गर्दन कटने तक की घटनाएं राजस्थान में सामने आई, जो एक बहुत बड़ी, जिससे पूरी राजस्थान है जो दहल गया। उदयपुर की घटना जो हुई, कन्हैया कांड हुआ, गर्दन काट दी गई। जयपुर में भी कई बार यहाँ दंगे फसाद हुए और उनको संरक्षण मिला सत्ता का, हमने देखा है किस तरह से यहाँ हुआ है जयपुर के अंदर। तो ये मतलब एक तरह से जंगल राज की स्थिति राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में। दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा, रेप कांड सबसे ज्यादा, रेप में सबसे नंबर अव्वल राजस्थान हो गया। आए दिन रेप की घटनाएं राजस्थान में हो रही थी। बड़ी बात तो ये थी कि
हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे बेटियों पर ये आरोप लगे, उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। महेश जोशी जो मंत्री थे, उनके बेटे पर आरोप लगा, उनका उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो वो रिपोर्टर थी महिला, उसको जो दिल्ली में केस करना पड़ा। जौहरी लाल एमएलए थे, उनके बेटे पर रेप का केस हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र, मेरे गांव का जो पूर्व गांव है, वहां के एक एमएलए हैं बाबूलाल बैरवा, उनके भतीजे ने रेप कर दिया। इस तरह के मामले हुए सरकार में बैठे लोगों पर। है कि प्रशासन को दुरुस्त करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भजनलाल जी को। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। प्रशासन में बहुत चेंज होगा। उसके बाद में राजनीतिक चुनौती सामने आएगी। सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव जिताना है राजस्थान में। अब टाइम भी कितना रह गया, 2-3 महीने का टाइम है, फिर उसके बाद में लोकसभा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान में दोनों बार 25 की 25 सीट जीती हैं, तो इस बार भी चुनौती है कि 25 सीटें किस तरह से जीती जाएं। तो ये तो वैसे ज्यादा स्थानीय नेतृत्व से ज्यादा मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलता है, प्रदेश में भी मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई मोदी जी अपने सीनियर लोगों को इसलिए हटा रहे हैं कि उनको खतरा, उनको काय का खतरा है? कौन सा ऐसा सीनियर लीडर है जो जिसके नाम पे पूरे देश में वोट मिलता है? कौन सा है बताइए आप? कौन चुनौती दे सकता है मोदी जी को? तो मोदी जी को क्यों खतरा होने वाला है? मोदी जी को तो कोई खतरा नहीं है, उनके नाम से तो वोट मिलते हैं और मोदी जी की कृपा से ही लोग बनते हैं ज्यादातर, तो जो भी बने हैं। तो ये चुनौती है।